Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History series. पिछले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट वर्ल्ड वॉर वन और उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस की, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रीटीज जो कि आई थिंक वीडियो नंबर 16 था कि जो भी डिफरेंट ट्रीटीज हुई, मेन वाज ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन एंड ऑल, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ट्रीटी ऑफ न्यूएली और ये एक आउटकम था। लेकिन जो मेजर आउटकम था वर्ल्ड वॉर वन का और जिसके बाद जो वर्ल्ड लीडर्स थे उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, इस तरीके की जो भी कंट्रीज़ के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके। सो उसी के लिए या उसी पर्पस से ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई विच इज़ नोन एज लीग ऑफ नेशंस। ऑल्दो लीग ऑफ नेशंस जो है वो इट लार्जली फेल्ड, दैट्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो है वो किसी भी कहना चाहिए कि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो वो सॉल्व नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि लीग ऑफ नेशंस का एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑन पेपर रह जाता है। बिकॉज इट 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 जो हम आगे रीजंस में भी पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर में, कि वो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लीग ऑफ नेशंस फॉर मेनी of all nations rather, it remained a puppet which was in hands of few superpowers. So if we see the origin of this League of Nation, तो लीग ऑफ नेशन का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं 1918 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए थे और यही कहीं ना कहीं बेस बना इस लीग ऑफ नेशंस का। तो व्हाट वर दोस 14 पॉइंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनका, और उन्होंने ये पूरा ड्राफ्ट जो दिया था उसमें था सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ सीक्रेट डिप्लोमेसी। ये एक बहुत बड़ा इशू था, सीक्रेट डिप्लोमेसी जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच चल रही थी। जैसे हमने देखा जिस तरीके से एलाइज बने, जिस तरीके से सेंट्रल पावर्स जो हैं वो एक तरीके से एक जो नेशंस की ग्रुपिंग हो रही थी, और इस नेशंस की ग्रुपिंग में इस सीक्रेट डिप्लोमेसी का, इस इंटेलिजेंस का कह लीजिए, इस एस्पियोनाज का कह लीजिए, इसका एक बहुत बड़ा रोल था। तो उनका ये मानना था, वुडरो विल्सन ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, कि ये जो पार्ट है कंट्रीज का आपस में सीक्रेट डिप्लोमेसी का, ये ख़त्म होना चाहिए। उसके अलावा जब हम कॉलोनाइजेशन में भी हमने देखा, और उस दौर में 18th और 19th सेंचुरी में भी हमने देखा कि किस तरीके से नेवी जो है, या हु विल बी द पावर इन द सी विल डिसाइड, और हैविंग अ गुड नेवी और अ गुड सी फ्लीट एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो सेकंड पॉइंट जो वुडरो विल्सन ने दिया वो यही दिया कि there should be free navigation at sea for all nations. Free navigation at sea for all nations, whether in peace or in war. तो ये एक दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया। I'm not going to, we are not going to discuss all 14 जो मेजर पॉइंट्स थे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डिस्कस थे या इंटरनेशनल सिनेरियो में जो ज़रूरी थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीक्रेट डिप्लोमेसी, सेकंड वाज फ्री नेविगेशन, क्योंकि ये देखा गया कि काफ़ी कंट्रीज़ ने जब एक दूसरे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना होता था तो वो उनके सी ट्रेड को या उनकी शिप्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे। देन ऑल अराउंड रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स। जो भी आर्म्स एंड एमिनेशंस जो है कंट्रीज के बीच एक जो आर्म्स रेस लगी हुई थी, कहीं ना कहीं उसे रोकना जो है वो ज़रूरी था। फोर्थ, क्योंकि कॉलोनियल जो एम्बिशंस थे या जो इम्पीरियल एम्बिशंस थे वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। तो देयर शुड बी कहना चाहिए इम्पार्शियल
adjustment of all colonial claims. सो ये हमने देखा कि अफ्रीका के अंदर भी और एशिया के अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कि जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थी, उनके बीच रीजंस ऑफ डिस्प्यूट रहा। और यही रीजन ऑफ डिस्प्यूट बेसिकली जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में, ज़्यादा बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता था एंड अल्टीमेटली इट लेड टू वॉर एंड एवरीथिंग। फिफ्थ पॉइंट जो था, it was about restoration of Alsace and Lorraine to France. Restoration of Alsace and Lorraine to France, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन था जर्मनी और फ्रांस के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट का। आफ्टर दैट he said about, he talked about the restoration of restoration of Belgium, इटली की उन्होंने बात की इन अ डिफरेंट पॉइंट। ऑब्वियसली रशिया के इवैक्यूएशन की बात की। उसके अलावा there should be a, like, another point was a general association of nations to preserve peace. To preserve peace. So this was very important, and actually this became the grounds of League of Nations. So कुछ इसी तरीके के जो पॉइंट्स थे, दे वर मोर लाइक सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी भी एक बहुत बड़ा पावर था सेंट्रल यूरोप में, जिसकी वजह से जो हमारे कैपिटलिस्ट नेशंस थे, लार्जली जो इम्पीरियलिस्ट नेशंस थे, उनकी एम्बिशंस को कहीं ना कहीं डर भी था, और वो उनके एक्सपेंशन में बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि हर्डल बन रहे थे। स्पेशली अगर इफ दे, बिकॉज नॉट बिकॉज कि वो कॉलोनाइज कर रहे थे, लेकिन अगर वही ऑस्ट्रिया हंगरी या जर्मनी जैसी पावर्स जो हैं, इफ दे आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व्ड इन बैटल्स एंड वॉर्स, तो कहीं ना कहीं उनका जो सारा एनर्जी है या जो सारे रिसोर्सेज हैं, they have to target, that they have to focus towards that battle, and imperial या जो colonial ambitions थे वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे थे। So इनिशियली ये 1918 में आया था, और इनिशियली तो कुछ भी ऐसा इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, इसको उतना वेटेज नहीं मिला, लेकिन दैट they got popularity when peace talks were going on, और जर्मन्स ने ये कहा कि ठीक है, we are ready for the peace talks, लेकिन whatever the peace talks are, they should be based on these 14 points, and how this is how उनका ये कहना था कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे तैयार हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट उन्हें क्या मिलता है? इंस्टेड ऑफ दैट उन्हें मिलता है ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है उनको इसके बदले मिलता है, व्हाट दे डिमांडेड वाज कि ठीक है, हम पीस नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, बट व्हाट यू शुड डू इज you should actually base all those terms and conditions based on this League of Nations. So formally this League of Nations came into existence on 10th January 1920, और ये वही डेट है जिस दिन ये ट्रीटी ऑफ वर्साई भी इफेक्ट में आती है। सो दिस लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड, आपका हो गया तो जेनेवा में, इट हैड इट्स हेडक्वार्टर, एंड इनिशियली दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट
इंटरनेशनल बॉडी, और ऐसा नहीं है कि लेटर ऑन बिकॉज इट फेल्ड तो हम इसको सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे. दे हैड डन सम गुड जॉब. और इनका जो स्ट्रक्चर है या जो इनका सक्सेस की अगर हम बात करें कि अपार्ट फ्रॉम जैसे बिफोर दैट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, सो दे हैड अ जनरल असेंबली लाइक यूनाइटेड नेशंस की. फिर दे हैड अ काउंसिल. बेसिकली ये जो काउंसिल थी, दिस वाज अ वेरी स्मॉलर बॉडी एज कंपेयर टू द जनरल असेंबली, और दिस वाज supposed to meet 3 times every year and it had 4 permanent members. Actually 5 थे, लेकिन out of that 5, USA said that we are not going to join this. So Britain, France, Italy and Japan. Britain, France, Italy and Japan were the main or the permanent members. Fifth was USA. लेकिन यूएसए ने कहा कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे. अभी हम आगे देखेंगे कि यूएसए ने मना क्यों किया. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीग. उसके अलावा दे हैड लाइक अनदर बॉडी इनसाइड द लीग वाज द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. And this was based at The Hague. So even today the इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हेग में है, और ये उसका एक्चुअली वही कहना चाहिए whatever the इंटरनेशनल जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसका एक सेटलमेंट बॉडी है. एंड इट इज़ क्वाइट इन न्यूज़ स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर इशू को लेके काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. द कुलभूषण जाधव केस, एवरीथिंग इज it is in the International Court of Justice. Apart from that, it had a secretariat and a commission, various commission and committees. So this was the general structure of the league. Now, what league actually did for या जो successful अगर हम इसको कहें कि achievements of the league. Now, achievements of league, और सबसे बड़ा actually जो इनका achievement था ना, that we still and that actually still exists is ILO, International Labour Organization. And it was a body which was formed to fix a maximum working day, maximum working weeks, wages की बात की इन्होंने, सिकनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बात की, ओल्ड एज पेंशन की बात की वुमेन वर्कर्स के लिए. क्योंकि इसके बैकड्रॉप में व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली फॉलो द नेक्स्ट वीडियो वाज इज द रशियन रेवोल्यूशन. और ये रशियन रेवोल्यूशन जो है इट इज वाज लार्जली बाय द वर्कर्स, सो ये लेबरर्स. सो दिस वाज अ मेजर achievement. Apart from that, it had a refugee organization, health organization, there was a mandates commission. So this was some achievements. Apart from that, apart from these types of organization, बहुत सारे ऐसे disputes थे, जो कि League of Nations ने actually successfully resolve किए. For example, जैसे there was a quarrel between Finland and Sweden. So they had this islands where they had conflict. So in that, Finland was the the one who was awarded. Then there was a claim between Germany and Poland. उनके बीच dispute था, that was successfully resolved. There was a Greek invasion in Bulgaria. टर्की जो है वो मोसुल प्रोविंस इराक का जो है उसके ऊपर. तो काफ़ी ऐसे कहना चाहिए इंसिडेंट्स थे और काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे जिसको लीग ने बहुत ही सक्सेसफुली रिजॉल्व किया. लेकिन बावजूद इसके द लीग वाज अ फेलियर. The league was a failure. Now the question is why league was a failure. First point. Now this is a very important point.
ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में. सो आई एम मेंशनिंग द पॉइंट्स. बी वेरी मच अटेंटिव एंड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दीज पॉइंट्स, बिकॉज ये एक आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, which is gonna, and you can actually score good if you're coming up with right points. Like the first point, why league failed was it was too close to, or it was closely linked to Treaty of Versailles. Now, how it was, too close to Treaty of Versailles? The initial advantage, or the initial disadvantage rather, जो इस लीग का बना वो ये था कि बनते वक्त तो इट वाज क्लेम दैट कि ये वुडरो विल्सन की 14 पॉइंट्स को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है, बट द वे लीग वाज डिजाइंड, द वे दीज स्ट्रक्चर्स वाज डिजाइंड was that it will benefit the victorious powers. जो वर्ल्ड वॉर 1 में victorious powers थे उनको benefit करने लगा, and it had to defend a peace settlement. और इनका जो पीस सेटलमेंट था वो बहुत ज़्यादा बायस्ड कहना चाहिए. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल, द काउंसिल जिसे कहा गया, उसमें जो परमानेंट मेंबर्स थे वो सारे विक्टोरियस कंट्रीज थे. ये एक बहुत बड़ा जो है एक कहना चाहिए ड्रॉबैक था. सेकेंड, दो इट वाज फॉर्म्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बट इट वाज रिजेक्टेड by USA. Now, why it was rejected by USA? What happened? Because US elections भी जो हैं, they are on the go results. So I must tell you one thing कि वहाँ president या कोई भी अगर कुछ sign या कुछ treaty कर भी देते हैं, so ultimately if that is something which is impacting, which is having a huge impact on American, whether it is international relations or चाहे वो उनके internal matters हों, so everything has to be passed by the Senate. Though it was based on the 14 points given by Woodrow Wilson, but largely what happened that the US Senate in 1928 rejected this bill. That it rejected actually both the Treaty of Versailles as well as ये लीग को भी उन्होंने reject कर दिया. There were a number of reasons. They had their own issues. But in the absence of what happened here, USA was a major power, not exactly a superpower, but a major power which has emerged during World War I. और USA ही अगर वहाँ पे नहीं होगा तो लीग को एक तो जो एक फर्मनेस मिलनी चाहिए थी या जो एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, बोथ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली. क्योंकि ऑब्वियसली इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो मेंबर नेशंस की फंडिंग से चलते हैं. यूएसए वाज अमंग्स द रिचेस्ट मेंबर आउट देयर, और अगर यूएसए ही नहीं होता तो जो फंडिंग का इशू था वो आ रहा था. सो इट वाज लाइक साइकोलॉजिकल भी था और फाइनेंशियल भी जो है वो नहीं मिलता. उसके अलावा तीसरा पॉइंट, सिर्फ यूएसए नहीं, other powers were not involved. Like Germany को नहीं लिया, USSR had to, like USSR became a member in 1934, Germany became a member in 1926, and if you take, though Germany was on the defeated side, लेकिन अगर आप देखोगे ना कि अमेरिका भी नहीं है, यूएसएसआर भी नहीं है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि आने वाले हमारे 3-4 वीडियोस जो हैं वो रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर ही हैं. सो रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है वो यूएसएसआर इमर्ज्ड एज अ लार्जर पावर, वो भी नहीं, अमेरिका भी नहीं. तो लीग को जो एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी इन सुपर पावर के प्रेजेंस से, वो नहीं मिली. देन द नेक्स्ट रीजन that this league was not something which was जिसको League of Nations कहा जाता, it was much a French British affair. Now why this became, क्योंकि देखो, there was a continuous absence of USA and USSR. Italy was very much hostile in this, और
everything actually, whatever happened, it was more either dominated by British, French, क्योंकि ultimately ये तो दोनों colonial powers थे उस दौर में भी. We're talking about 1920s, 1930s, और they were very much, ये चाह ही रहे थे कि किसी भी तरीके से इनके जो colonial ambitions हैं, इनकी जो colonial expansion की जो भी dreams हैं, वो किसी भी तरीके से fulfill हो जाएं. So these things all culminated together, and it was like a more something which is dominated by France and Britain. Then another thing, obviously they had a bad luck, मतलब कहते हैं ना किस्मत ही खराब है तो क्या करेंगे, तो already इतने सारे crises थे, and then came the Great Economic Depression of 1929. पूरी दुनिया में जो है the situation was really out of control, क्योंकि economic crisis था, the Great Depression था, मतलब, और ये वो point था actually जब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में, स्पेशली जापान, इटली और जर्मनी में, देयर वाज राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, देयर वाज राइज ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल. हिटलर आए, मुसोलिनी आए, जापान में भी मिलिट्री रूल आ जाता है. सो दे वर लाइक इंक्रीजिंग राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम आम जबान में कहते हैं, वो इन कंट्रीज में ज़्यादा हुआ, और उसी का इम्पैक्ट ये था कि मतलब वो अलग से राइज करने लगे, और प्लस द इकोनॉमिक क्राइसिस. एंड दे एक्चुअली जो भी, और ये इतने ज़्यादा एक्चुअली एक पॉइंट पे आके स्ट्रांग हो गए थे, चाहे मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, कि वो लीग की सुन ही नहीं रहे थे. उन्होंने बोला वी डोंट केयर अबाउट यू. देन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जो एक और पॉइंट था जो वुडरो विल्सन ने भी कहा था, तो उसको, दैट वाज अबाउट डिसआर्मामेंट. सो देयर वाज अ वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस 1932. और ये जो वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस थी, ये भी फेल हो गई. ये जो लीग ऑफ नेशंस है, उसने अपने मेंबर नेशंस को बुलाया, एंड दैट द दे टॉक्ड अबाउट डिसआर्मामेंट्स, क्योंकि जर्मनी 1932, जर्मनी ने जो है अपना ट्रीटी ऑफ वर्साई को डिनाई करके अपना जो भी उनके ऊपर मिलिट्री या जो आर्मामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, उसको बहुत ज़्यादा जो है अपना स्पीडली उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया था. सो देयर वाज अ वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, एंड एवरीवन वाज सेइंग टू जर्मनी कि क्यों कर रहे हो. उन्होंने बोला ठीक है, हम डिसआर्मामेंट करने को तैयार हैं, लेकिन यू शुड आस्क फ्रांस एंड ब्रिटेन ऑल्सो टू कम एट आवर लेवल. उन्होंने कहा हम डिसआर्मामेंट इस लेवल पे करें कि ये जो बड़ी पावर्स यूरोप के अंदर बैठी हैं, ये जो भी जितनी भी पावर्स हैं जिनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो सभी लोग एक लेवल के आर्मामेंट्स रखें, एक ही लेवल पे आ जाएं. तो ऑब्वियसली दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड टू फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड अदर पावर्स. एंड हिटलर वाज, लेटर ऑन हिटलर यूज्ड दिस. फ्रेंच ने कहा कि नहीं, you should disarmament, we are not, we are not going to disarmament, it was you who started war to Germany, so you will be the one जो कि disarmament करेगा. हिटलर ने बात नहीं मानी, उसने वर्ल्ड डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे या लीग ऑफ नेशंस से पहले इसको तोड़ा, फिर लेटर जर्मनी जो है वो लीग ऑफ नेशंस से निकल गया. देन इन 1931 Japanese invaded Manchuria. In 1931, Japan invaded Manchuria. Now, यहाँ क्या हुआ? Manchuria was a Chinese territory. और जब जापान ने क्या किया 1931 में, जापानीज ट्रूप इन्वेडेड मंचूरिया. चाइना ने इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग, इट वेंट टू द लीग. तो लीग ने ठीक है कहा कि नहीं, इस तरीके का इन्वेजन जो है वो गलत है, एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. उन्होंने जापान को ऑर्डर दिया कि योर ट्रूप शुड बी विड्रॉन. जापान सेड वी डोंट केयर, एंड इट रिफ्यूज्ड. जापान ने जो है
एक सॉरी लीग ऑफ नेशंस ने एक कमीशन भी सेटअप किया, उसने कहा कि नहीं गलती दोनों की थी, एंड बट एनी हाउ even you know apart from continuous pressure from League of Nations, Japan ने हमेशा deny किया that you know we are not going to follow what you are saying. So when Japan rejected this, you know, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि यहाँ पे, क्योंकि जब जर्मनी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, तो फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिसआर्म वी आर गोइंग टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर यू. लेकिन जब वही चीज़ जापान ने की, जापान तो आर्मामेंट से आगे बढ़ के इन्वेजन कर रहा था, तो जब जापान ने वही चीज़ की तो किसी ने नीदर फ्रांस नॉर ब्रिटेन दे टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक लीव, इकोनॉमिक दे डोंट नॉट इवन टॉक्ड अबाउट द मिलिट्री और आर्म्ड सैंक्शंस, कुछ भी नहीं था. सो दे वर वेरी मच साइलेंट. सो इस तरीके के जो इश्यूज थे वो वीकनेस एक्सपोज कर रहे थे लीग ऑफ नेशंस की. सो दिस कुड बी फ्यू पॉइंट्स विच यू कैन मेंशन अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अबाउट व्हाई लीग फेल्ड, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ दैट. So you can start the whole story अगर इस तरीके का आंसर क्वेश्चन आता है. So I expect that would be a 15 mark question. So you can start at like introduction में you talk about Woodrow Wilson's 14 points. No need to mention all 14 points, just mention a summary of that. Then in the body, all these points that yes, League of Nations failed because of this and number of reasons, and you can conclude that yes, this was the weakness of League of Nations, but yes, one of few major contributions of League cannot be denied, like ILO, International Court of Justice, and more or less later on when United Nations will be formed, so जो organizational structure था, organizational structure है United Nations का, वो by and large it was derived from this. So in this manner you can design this answer, you can frame this answer. So this is it for this video. I hope you liked it, and do give your valuable comments. Whatever if you feel कि कुछ change करना है कुछ भी, I'll try to take that suggestions in. So keep studying, keep working hard. Mains is approaching. वक्त कम है, मेहनत ज़्यादा करना है, रिवाइज ज़्यादा करना है. But remember one thing, that fight it like this is your last attempt, but don't lose hope. Last attempt की तरह मेहनत करना है, hopeless नहीं होना है. So please, I wish कि जो भी हमारे aspirants इसे देख रहे हो, you all get cleared your mains, you appear for interview, and I hope whatever input we are giving you from Synopsis, it is helping you out. So keep working hard, have a safe and healthy time at home. Thank you so much.